हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय चल रही है। तुम बताओ। सौरभ, ये अपना बाई टू का दूसरा एपिसोड है, तो इसमें भी एक ज्वलंत विषय पर चर्चा करते हैं और दो तीन ऑडियंस क्वेश्चंस भी लेते हैं। बिल्कुल, तो बताओ कहाँ आग लगी हुई है। हाँ। तो इस बार पिछले हफ्ते आपने क्या अखबारात और जनरली ट्विटर पर क्या आप सुन रहे थे? हाँ, अरे ये क्या कहते हैं, पिछले पिछले हफ्ते तो मेरा काफी डिस्कशन हो रहा था ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी और इन सब को लेकर के। आजकल देखो एकदम मतलब पता नहीं हमारे श्रोताओं में कितना है, लेकिन हमारे फ्रेंड सर्कल वगैरह में तो सब सिग्नल पे भाग रहे हैं। हाँ हाँ, तो सब लोग, हम भी भाग रहे हैं। व्हाट्सएप से सिग्नल पे लोग भाग रहे हैं कि व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली है, सारा आपका डेटा चुरा लिया जाएगा। काफी तो उसमें अफवाहें हैं, तो मेरे को लग रहा था जैसे व्हाट्सएप को भी व्हाट्सएप की हाई लग गई है ना। हाँ, व्हाट्सएप का व्हाट्सएपीकरण हो गया। हाँ। तो ये तो सही बात है, और वैसे ही उसका इम्पैक्ट भी हुआ। व्हाट्सएप ने अपनी प्रिवेसी पॉलिसी चेंज की और उसके बाद बहुत सारे लोग चले गए सिग्नल पे। तो फिर व्हाट्सएप ने बोला कि वो कुछ टाइम के लिए टाल रहे हैं, जैसे सरकार ने फार्म लॉस को टाल दिया है वैसे। हाँ। और उस फिर भी लोग माने नहीं है शायद, तो अभी उस स्टेज पर पहुंची है बात। हाँ, एक बार अफवाहें शुरू हो जाए तो फिर रुकती थोड़ी है। हाँ, तो उसी के ऊपर चर्चा करते हैं सौरभ। ये प्राइवेसी और व्हाट्सएप, ये क्यों इतना लोग क्यों उत्तेजित हो गए, और क्या इसका मतलब है कि लोग प्राइवेसी के बारे में और जागरूक हो रहे हैं? तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? बढ़िया है। तो सबसे पहले तो शुरुआत हम लोग जैसे हमेशा करते हैं, ये प्राइवेसी को हम लोग सरल हिंदी में क्या बोले? ये अच्छा सवाल है बहुत। मतलब हिंदी हिंदी में अगर ऐसे हम गूगल वूगल में शब्द ढूंढो ना, तो ऐसे सब मिलते हैं, गोपनीयता, राजदारी टाइप्स, हाँ। जो कि सारे सीक्रेसी से ताल्लुक रखते हैं, है ना। और थोड़ा हम्म। प्राइवेसी प्राइवेसी के लिए आजकल देखोगे तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेसी बिल वगैरह आया था, उसकी वजह से काफी हिंदी में भी डिस्कशन हुआ था प्राइवेसी पे। तो हम्म। निजता वर्ड बड़ा पॉपुलर है। हम्म। लेकिन थोड़ा जबान पे अच्छा नहीं जचता है। पता नहीं, शायद नया वर्ड है, उस टाइम के साथ आदत पड़ जाए, पर मेरे मेरे मुंह से तो नहीं निकलता। तुमने आज तक किसी से बोला है क्या मेरी निजता का मामला है? हाँ। नहीं, वही तो। हाँ, निजता बहुत ही मतलब ऐसे फिर से आर्टिफिशियल लग रहा है थोड़ा। पर शायद निजी हाँ, से निजता बनाया है। निजी से निजता। हाँ, मैं देख रहा था कि और क्या ट्रांसलेशन है, तो आपने बोला राजदारी, गोपनीयता, और एक मैंने देखा प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन के लिए भी था, निजी मामलों की हिफाजती। तो ये मोर प्रोटेक्शन के बारे में बता रहा है, तो ये थोड़ा बेटर कॉन्स्ट्रक्ट है, क्योंकि ये सीक्रेसी की तरफ नहीं जा रहा है। ये बता रहा है कि हाँ। आपको आपकी निजी जानकारी को कैसे आप हिफाजती कैसे कर सकते हैं उसकी। बिल्कुल। लेकिन अगर वो निजी वर्ड भी देखो ना, जैसे मैंने देखा कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, भाई ये हमारा निजी मामला है, आप बीच में दखल अंदाजी मत कीजिए, ऐसा कुछ लोग बातचीत में यूज करते हैं। हम्म। लेकिन ज्यादा पॉपुलर शब्द होता है कि ये हमारी आपस की बात हम्म। हम्म। है ना। हम्म। मुझे लगता है कि आपस की बात से जो वर्ड निकलेगा, शायद हम्म। नया वर्ड बनाना पड़े, हम्म। क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। शायद पहले प्राइवेसी इतना कॉमन कॉन्सेप्ट, सीक्रेसी हमारे, इसका ये मतलब है, जैसे वर्ड से ये पता चलता है कि कल्चर में सीक्रेसी इंपॉर्टेंट थी, प्राइवेसी। हम्म। पर अब प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो अगर हम्म। प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है तो वो उसके लिए शायद नया वर्ड चाहिए। तो आपसी ये आपसी बात है, या उससे कुछ मुझे लगता है बनाना चाहिए। मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है कि क्या वर्ड बनना चाहिए, पर मेरे को वो डायरेक्शन ज्यादा अच्छी है, ये निजी वाले, थोड़ी क्या कहते हैं, डिक्शनरी टाइप वर्ड की जगह से। हाँ, तो हम अपने लिसनर से ही पूछते हैं, ये हम तो हम्म। इतना ही डिस्कशन कर पा रहे हैं इसके ऊपर। तो अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें बताइए कि प्रिवेसी को आप कैसे बताएंगे सरल हिंदी में। हाँ, ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए कि लगे कि एमए हिंदी किया हुआ है तो आपके मुंह से निकल रहा हाँ, वो लोहपत गामिनी टाइप मत है। हाँ, बनाइए। वैसा वाला नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, वो तो पता है हमारे लिसनर्स को हम लोग हाँ, क्या बिल्कुल। फिलॉसफी लाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस एपिसोड के लिए प्राइवेसी यूज का ही उपयोग करेंगे, ठीक है? हम्म। तो आ जाते हैं ये व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में, जो इतना हल्ला मचा। तो क्या हुआ, बदलाव क्या था व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में, और क्यों इतना उसके ऊपर हल्ला हुआ? आपका क्या मानना है इसमें? हम्म।
तो आई मीन इसमें एक तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट भी है। सी व्हाट्सएप जब शुरू ही हुआ था तो व्हाट्सएप का बहुत बड़ा प्रॉमिस था कि भाई हम आपको कभी ऐड नहीं दिखाएंगे। जो व्हाट्सएप के फाउंडर थे ब्रायन एक्टन, उन्होंने बड़ा प्रॉमिस किया था सबको कि हम आपको ऐड नहीं दिखाएंगे और कभी भी आपका डेटा किसी एडवर्टाइजर वगैरह के साथ शेयर नहीं करेंगे। और आपके मैसेजेस तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, एंड टू एंड जिसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। अभी एनक्रिप्शन वगैरह के लिए भी हिंदी सोचनी पड़ेगी हमको, ठीक है। पर अभी आई थिंक लोग समझते हैं कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन मतलब हमने जो मैसेजेस तो हम इस तरह से मरोड़ देते हैं कि कोई देख ना पाए, ठीक है। तो वो जो देख भी ले तो समझ ना पाए, देख भी ले तो समझना। तो अब वो जो चीज है, अब हमको पहले ही पता है ब्रायन एक्टन ने इसीलिए व्हाट्सएप छोड़ दिया था फेसबुक के खरीदने के बाद, क्योंकि फेसबुक ने ये जो उनको प्रॉमिस किया वो रखा नहीं और उन्होंने जाके सिग्नल खोला प्रायश्चित में एकदम, ठीक है। कि मैंने व्हाट्सएप में पैसा तो कमा लिया है और ये सब कर लिया है, तो उन्होंने अब अपनी संपत्ति सिग्नल को एज अ ओपन फाउंडेशन बनाया, उसको कोई कभी कंपनी खरीद भी नहीं सकती, ठीक है। तो ये उनका प्रायश्चित चल रहा है अभी। उन्होंने व्हाट्सएप को फेसबुक बेचने के बाद में वो पैसा कमा के थोड़े जरा हज को गए हैं, ठीक है। तो उसके तो ये एक थोड़ा बैकग्राउंड है कि व्हाट्सएप ने इतने बड़े प्रॉमिस किए हुए थे। तो अभी भी फेसबुक ने ये नहीं बोला कि हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल कौन देखता है। फेसबुक ने ये बोला लेकिन आपके जो बाकी सब चीजें हैं ना, आप कौन सा फोन यूज करते हो, आप कहां पर हो, अगर आप पेमेंट्स यूज करते हो फेसबुक में तो क्या ट्रांजैक्शन किया, तो मैसेजेस के अलावा जो सारी आसपास की इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक ने बोला हम पढ़ के आपके फेसबुक अकाउंट के साथ में जोड़ करके अगर आपका प्रोफाइल ज्यादा और रिच बना सकते हैं। तो जैसे अगर आप मैसेज नहीं भी पढ़ सकते तब भी कोई यूजफुल चीजें उसमें से निकल सकती हैं। जैसे ये निकल सकता है जैसे कि भाई आप किससे बात करते हो, दिन के किस दिन आप बात करते हो, आपके कितने दोस्त हैं, तो ये वाली जो चीजें, आपकी मैसेजेस कितने लंबे होते हैं, आप सिर्फ फॉरवर्ड करते हो या लिखते हो, मतलब आपके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है उसके लिए आपके मैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही तो मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना ट्रायंगुलेशन, कि आप मैसेज ना पढ़ें पर फिर आप ये जो डेटा है इससे आप ट्रायंगुलेट कर सकते हैं कि इंसान क्या चाहता है। तो जैसे आप ये कह रहे हैं व्हाट्सएप बिजनेस हो जाएगा, तो सपोज आप व्हाट्सएप मैसेजिंग कर रहे हैं, आपने 3 कारपेंटर को मैसेज किया है और वो व्हाट्सएप बिजनेस पे रजिस्टर्ड है, तो फेसबुक पे वो आपको इजीली कारपेंटर्स की एड दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा तो जैसे ट्रांजैक्शन है तो उनको पता चले कि अगर आपने किसी बिजनेस को पैसे दिए व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये तो अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। पता चला कि आप इन लोगों को, जैसे उनको पता चला अगर आप हर महीने किसी को पैसे देते हैं तो भाई हम आपको ऐसी ऐड दिखा सकते हैं। और इसमें कुछ कुछ चीजें मुझे लगता है अच्छी भी है आपके लिए। अगर आप कारपेंटर ढूंढ रहे हैं तो आप कारपेंटर का ऐड देखना चाहेंगे ना? हाँ बिल्कुल। नहीं, और ये एड भारत में प्रॉब्लमैटिक कब से हो गया? मतलब आमतौर पे लोगों को इस एड देखने से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एड अगर आप देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल प्राइवेसी का ये होता है कि ठीक है अभी आप एड देखने के लिए यूज कर रहे हैं, कल को ये डेटा आप यूज करके सिर्फ एड ही नहीं, आप मेरा बिहेवियर भी मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। अगर मुझे पता है कि आप इस समय पर आपको कुछ भी, मैं मान लो ये पता लगा लूं आपके 6 बजे जो है अगर आपको कोई मैसेज दिखाया जाए तो आप पैसा, आपकी जेब जरा जल्दी ढीली हो जाती, ठीक है। तो सब मैं कारपेंटर का नहीं, ज्वेलरी का ऐड दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें भी कर सकते हैं लोग। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ, तो ये जो एडवर्टीजमेंट से आपको इंफॉर्मेशन देना और आपको थोड़ा मैनिपुलेट करने के बीच में थोड़ा धागे भर का फर्क है। इस चीज से लोगों को तकलीफ रहती है और फेसबुक का कोई रिकॉर्ड इन चीजों में अच्छा तो है नहीं। लेकिन बाय द वे लोग ये भूल जाते हैं, व्हाट्सएप से तो अभी आना चालू हो रहा है। फेसबुक के पास लगभग, कभी कभी लोगों को लगता है यूज नहीं करते तो फेसबुक के पास आपका डेटा नहीं है। दुनिया में कोई मेरे ख्याल से 4 से 5 हजार वेबसाइट ऐसी हैं जो कि अपना डेटा फेसबुक को देती हैं रेगुलरली। तो आप चाहे फेसबुक यूज कर रहे हो ना कर रहे हो, फेसबुक के पास आपका डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है कि फेसबुक की डेवलपर एपीआई रहती है और फेसबुक इन लोगों को पैसे डेटा के। तो आप हो सकता है कोई और, आप जियो यूज करते हो या आप शायद सिर्फ अर्बन लैडर यूज कर रहे हो या बिग बास्केट यूज कर रहे हो, और अगर उनका फेसबुक के साथ में पीछे से कॉन्ट्रैक्ट है तो वो फेसबुक को पीछे से आपका डेटा दे सकते हैं। तो
व्हाट्सएप क्योंकि फेसबुक ओन करता है तो हमको दिख रहा है, लेकिन हम्म और जो 3-4 हजार साइट से जो पैसा उनके पास इंफॉर्मेशन जा रहा है, उनके पास शायद जो आप देख रोकना चाहते हैं वो ऑलरेडी है, और काफी जगहों से। और मैंने ये भी पढ़ा कि जैसे इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेजिंग और फेसबुक मैसेंजर का इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब वो व्हाट्सएप में भी लाना चाह रहे हैं ये तो। हाँ। एक एक ऐसा इंटरऑपरेबिलिटी जो जकरबर्ग ने कहा था कि इंटरऑपरेबिलिटी लाना चाहते हैं इन सब सिस्टम्स में, फेसबुक के अंदर ही जो 3-4 कंपनियां हैं, तो उसकी और ये जा रहा है ये मूव। हाँ, और उसमें मुझे नहीं लगता कोई खराबी है। मेरे को तो इनफैक्ट लगता है कि इंटरऑपरेबिलिटी सब में होनी चाहिए, सिर्फ फेसबुक में क्यों। तो ये भी एक मैसेजिंग में सोचने वाली चीज है कि जैसे एसएमएस है, ऐसा तो नहीं है कि कोई जियो का कस्टमर एयरटेल के कस्टमर को एसएमएस नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो कितना अजीब हम लोगों को लगता, नहीं। लेकिन अभी देखो, हम व्हाट्सएप अगर आप यूज करते हो तो आप टेलीग्राम या सिग्नल में मैसेज नहीं कर सकते ना। तो आप क्या मैसेजिंग का क्लाइंट यूज करते हैं और दूसरा आदमी क्या यूज करता है, वो दोनों सेम क्यों होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। और यही जैसे नेटवर्क इफेक्ट्स जो लोग बोलते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप पर हैं क्योंकि हमारे सब जाने पहचाने लोग सब व्हाट्सएप पर हैं, तो इसीलिए हमें रहना पड़ रहा है। तो अगर इंटरऑपरेबिलिटी होगी तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप सिग्नल पे रहिए, व्हाट्सएप पे रहिए, पर आपको मैसेज करते आना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। अब बस इसमें मैं दूसरे पक्ष की बात भी रख दूं कि ऐसा हुआ क्यों। तो यूजुअली ये होता है कि कोई ऐसा टाइप का, जिसको कहते हैं कोई प्रोटोकॉल टाइप आ गया और आप सिर्फ क्लाइंट एक अच्छा बना सकते हैं, एंड टू एंड नहीं कर सकते चीजें। तो देखोगे तो एसएमएस कितने सालों से है, कुछ मेरे ख्याल से लेट 80s से है टेक्नोलॉजी, और उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ। कुछ नहीं, क्योंकि कितने सारे लोगों को अग्री करना है कि हमें इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। जबकि कोई एक नया स्टार्टअप आए जो बोले कि भाई मैं पूरा का, आपके से मुझे कोई मतलब नहीं, जैसे व्हाट्सएप ने किया। जब वो आए तो छोटे से ही थे ना, पर उन्होंने बोला कि भाई मैं पूरा का पूरा एंड टू एंड सिस्टम बनाऊंगा और ट्राई करके देखो, और उसके बाद पूरी दुनिया ऑलमोस्ट मतलब 100 करोड़ से ज्यादा लोग यूज करते है ना। तो अब ये वाली चीज जो है, ये तो ठीक है, उनका इनोवेशन अच्छा है, लेकिन अब अगर हम ये इंटरऑपरेबिलिटी करें तो कहीं कहीं जो है इनोवेशन मार खा जाती है। अगर मान लीजिए इस तरीके का कुछ होता तो व्हाट्सएप जैसे बन ही नहीं पाती। अब उसका बनना तो हमारे लिए ओवरऑल अच्छा ही है। तो ये एक मेरे ख्याल से कश्मकश भी रहती है, एक द्वंद्व युद्ध है इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच में, जिसका सही आंसर मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या। नहीं, पर आप ये जो कह रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि इंटरऑपरेबिलिटी सरकार या रेगुलेशन के थ्रू आएगी, लेकिन क्यों खुद से ही एप्स डेवलप होंगे ना जो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाएंगे। नहीं, अब मार्केट करेक्ट करेगा इसको। नहीं, तुम एसएमएस देखोगे तो एसएमएस तो किसी सरकार ने नहीं फोर्स किया, है ना। सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं उन लोगों ने ही आपस में एक प्रोटोकॉल डिसाइड की हुई है। लेकिन क्या होता है कि आप ब्रेक नहीं कर सकते ना। एक एसएमएस वादा है कि आप किसी भी दुनिया में फोन को करोगे तो पहुंचेगा। लेकिन व्हाट्सएप ने क्या बोला कि भाई हम केयर नहीं करते, हम को पहुंच जाए ये काफी है। अब मान लो मैं वो फटाफट से 2 टिक दिखाना चाहता हूं, ब्लू हो गए, डबल हो गया, सिंगल हो गया, ये सब एसएमएस में करना कितना मुश्किल था पहले। ऐसा नहीं है उसमें रीड रिसीट और ये सब नहीं था, लेकिन आसान नहीं था। तो इसके लिए ये, अब इस टाइप की चीज आप करें तो आपको पूरी दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वेट करना पड़ता है कि सब लोग अपना सॉफ्टवेयर पहले तो अपग्रेड करें, माने अपग्रेड करने के लिए, फिर आगे कुछ होगा। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। तो फिर ऐसे कैसे इनोवेशन होगा, इसी में बात। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है बाय द वे कि स्टैंडर्ड जो होते हैं कभी कभी चाहे सरकार ने डाले हो चाहे कंपनीज खुद डाल लें, लेकिन अक्सर इनोवेशन को रोक भी देते हैं। ठीक है। तो अब वैसे ये इतना जो हल्ला गुल्ला हुआ इस बार, अब 2-3 साल पहले ही चले जाइए, लोग तो इस बारे में बात भी नहीं कर रहे थे ना। मतलब कि प्राइवेसी है, ठीक है, फ्री में मुझे मिल रहा है ना इन्फॉर्मेशन, तो क्यों, क्या प्रॉब्लम है, उस टाइप का नैरेटिव था। लेकिन हम लोगों ने नैरेटिव्स की बहुत बार बात की है पुलियाबाजी पे, पर मुझे लगता है नैरेटिव्स का बहुत महत्व रहा है इस स्टोरी में भी। 2-3 नैरेटिव्स हैं इसमें। एक तो जो प्राइवेसी बिल और फिर सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट का जो जजमेंट था कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ का हिस्सा है, तो एक वो चीज हुई, ठीक है। और अब सरकार को डेटा प्रोटेक्शन बिल भी लाना है, वो अभी तक नहीं लाए हैं, पर ये एक हुआ चीज। पर फिर आने एक वाला है। हाँ, जीडीपीआर हुआ यूरोपियन यूनियन में। जैसे आपने देखा है व्हाट्सएप प्रिवेसी भी यूरोपियन यूनियन के लोगों को पर लागू नहीं है, क्योंकि हाँ उन्होंने बिल्कुल जीडीपीआर बिल्कुल। तो आप यूरोपियन है तो आपको ये लागू, आपको अग्री नहीं करना पड़ेगा इन टर्म्स पे, पर बाकी देशों को अग्री करना। तो एक ये नैरेटिव हुआ है पूरे विश्व में कि प्राइवेसी और मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो जरूरी है और मैं किसी और को नहीं देना चाहता, ये प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये नैरेटिव बदला। दूसरा एक नैरेटिव हुआ है बिग टेक के खिलाफ, है ना। पूरे विश्व में अब ऐसे बिग टेक को एकदम खतरनाक बिजनेस वाले लोगों जैसा देख रहे हैं, जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, ऐसा नैरेटिव बना है। तो एक वो भी आया। और तीसरा मुझे लगता है सरकार से ही डर बढ़ा है लोगों का। लोगों को लग रहा है अब कि सरकार इंफॉर्मेशन अलग अलग रूप से उपयोग कर सकती है। और जैसे आप देखिए डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी सरकार को एक अलग एंटिटी के रूप में ट्रीट करने की इच्छा है ना। बिजनेस पे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होगा, लेकिन सरकार चाहे तो आपकी इंफॉर्मेशन ले सकती है। तो ये तीन नैरेटिव्स भी शायद एक रोल प्ले कर रहे हैं कि अब लोग थोड़ा और डर गए थोड़े से चेंज से। आपको क्या लगता है? ये तुमको लगता है ये अर्नब के व्हाट्सएप लीक होने से भी कोई फर्क पड़ा है? हाँ, पर उसका वो व्हाट्सएप लीक तो बाद में हुआ ना, ये सिग्नल पे माइग्रेशन पहले ही हो लेकिन चुका था। हाँ नहीं, लोग शुरू किए थे यूएस में, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में लोगों पे फर्क पड़, जबकि अर्नब का व्हाट्सएप लीक थोड़ी हुआ, वो तो मतलब उसके फोन में से लिया है, किसी ने बीच में से पढ़ा नहीं, कौन ये सब डिटेल देखता है ना। हाँ ठीक है, अर्नब का तो किसी ने उसके फोन में से ले करके कोर्ट ने सबमिट किया और डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक हो गए। ठीक है, वो एक अलग मामला है कि भाई किसी की निजी मामले को अगर आप कोर्ट में सबमिट करो तो वो पब्लिक होना चाहिए कि नहीं, ये बात है, वो भी एक इम्पोर्टेंट विषय है। पर एनीवे, लेकिन लोगों के दिमाग में तो यही है ना कि अर्नब व्हाट्सएप में था तो लीक हो गया। हाँ वही तो, ये क्यों बन रहा है? ऐसी बात हाँ? इसीलिए बन रही है क्योंकि ऑलरेडी इंट्यूशन एक माहौल ऑलरेडी बना हुआ है इसका कि भाई हाँ वो ठीक है। और खासकर फेसबुक का तो काफी इविल कैरेक्टर वाला इमेज बनी गया है मेरे ख्याल से। फेसबुक थोड़ी गड़बड़ चीज है। और फिर अब लोगों का व्हाट्सएप, जबकि लोग सेम कंपनी का ओनरशिप है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है व्हाट्सएप भरोसे की चीज है और फेसबुक अब उसमें कुछ कर रहा है। और मेरे ख्याल से काफी कुछ ये शुरू तो यूएस से होता है। यूएस में ये हुआ इलॉन मस्क की वजह से। इलॉन मस्क ने बोला चलो सिग्नल, ठीक है। जैसे इलॉन मस्क ने बोला चलो सिग्नल, तो यूएस में जितने भी टेक कम्युनिटी थी उन्होंने तो बोल दिया चलो सिग्नल। तो शुरुआत वहां से हुई है। उसके बाद में लेकिन ये है कि हिंदुस्तान में भी उस चीज का इतना फर्क पड़ रहा है, मतलब पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद सब कड़ियां कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि शायद जो भारतीय रहते हैं यूएस में, वो अपने परिवार को बोलते हैं कि अरे कर लो, ये तो अच्छा नहीं है। लोगों को लगता है ये टेक्नोलॉजी में सेक्टर में काम करते हैं, इनको पता ही होगा ये क्या बोल रहे हैं, तो चलो हमको शिफ्ट कर लेना चाहिए। हाँ, और सब लोग तो जुड़े हुए हैं ना। एलोन मस्क को तो भारत में ही उसके करोड़ों फॉलोअर्स होंगे, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ वहां पर। तो वो तो अब तो हम लोग रेडिकली नेटवर्क सोसाइटी में है ना, मतलब हम लोग तो जुड़े हुए हैं जहाँ रहते कहीं भी हो। तो उस वजह से भी एक फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है। तो आपके हिसाब से क्या सुझाव होना चाहिए इसका? नहीं, मेरे हिसाब से कोई इसमें मुझे लगता है कि मेरी भी कोई बहुत ज्यादा समझ नहीं है इस मामले में। मैं सच बताऊं प्रणय, तो मैं कंफ्यूज ही रहता हूं, क्योंकि जैसा मैंने बोला इसमें काफी सारे, अगर आप बिल्कुल ही अपना डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो काफी सारी सर्विसेज हैं जो हम पसंद हैं वो भी काम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिना डेटा दिए काम चलता है ना। डेटा हमारा, अब गूगल सर्च हम सबको पसंद है वो, लेकिन गूगल सर्च इसलिए इतना अच्छा है ना क्योंकि गूगल इतना सारा डेटा यूज करता है। तो हमको काफी चीजें जो पसंद है वो इसीलिए काम करती हैं क्योंकि हम अपना डेटा शेयर करते हैं। लेकिन यही है कि डेटा शेयर करने के खतरे भी हैं। अब मेरे को लगता है कि इसके लिए मेरे को प्राइवेसी एक्टिविस्ट अच्छे लगते हैं। कभी कभी होता है कि शायद दोनों टाइप के लोग होने चाहिए, और जहां पे बीच में बात सेटल हो जाए वो ठीक है।
ठीक है, तो मेरे को लगता है इसमें मैं उस मामले में विश्वास रखता हूँ कि सारे पक्ष होने चाहिए, सबको लड़ाई करना चाहिए और कोई हेल्दी कॉम्प्रोमाइज निकालना चाहिए। तो ये शायद अभी अच्छा ही हुआ है जो व्हाट्सएप के ऊपर प्रेशर पड़ा, और फिर व्हाट्सएप को सोचना पड़ेगा कि भाई हम मनमानी टाइप नहीं कर सकते हैं, वरना अभी शायद वो छोटी सी चीज कर रहा था, वो देखेगा कि यूजर्स केयर ही नहीं करते हैं तो कल को बोलेगा मैं और कुछ करूंगा, है ना, लोग रुकते भी तो नहीं है ना फिर। अभी जबकि शायद जो अभी हुआ वो तो मेरे ख्याल से जरूरी नहीं था, लेकिन स्टिल अच्छा है कि हुआ। किसी को भी अपने यूजर्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और अगर ये इस टाइप का है और यूजर से दबाव पड़ने से उनको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ रही है तो बहुत अच्छी बात है ओवरऑल मेरे ख्याल से। हाँ, और मुझे तो लगता है कि सरकार का रोल उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरह ये, अगर डेटा का उपयोग सरकार जैसा इंस्टीट्यूशन और कोई नहीं होता सोसाइटी में, और सरकार किस तरीके से यूज कर सकती है वो हमको पता ही है, तो इसीलिए वहां पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए मुझे लगता है ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है या जो भी है उसे जल्द से जल्द लाना चाहिए सरकार को, जिससे कि एटलीस्ट बाउंड्रीज तय हो जाए, है ना, और फिर हम लोग पता कर पाए, एटलीस्ट केसेस होंगे कि सरकार ने अवहेलना की लोगों के निजता की या प्राइवेसी की। अभी तो वो डिमेंशन ही नहीं है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। नहीं, और लोगों को बिल्कुल समझना चाहिए इस मामले में, इसमें मेरे को कोई वो मेरे ख्याल से दो राय नहीं है कि फेसबुक तो ठीक है, मतलब अगर हमको अच्छा नहीं लगेगा तो हम छोड़ सकते हैं ना, हाँ, जबकि ठीक है उनका वो 5000 साइट का इकोसिस्टम मुश्किल है छोड़ना, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है, पर सरकार को छोड़ के जाए तो जाए कहाँ ना। हाँ ठीक है, तो अगर सरकार के पास, सरकार सबसे डेंजरस एंटिटी है कि भाई उनसे तो हमारा कोई एग्जिट पॉलिसी नहीं है, आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा अगर ज्यादा आपके पीछे पड़ गए तो, राइट। तो ये मुझे लगता है प्राइवेट कंपनियों से उतना खतरा नहीं है, लेकिन ये टाइप की जो पॉलिसी बनती है प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ, वो हमको ज्यादा, सरकार से ज्यादा हमको परहेज रखना चाहिए कि डेटा प्राइवेट कंपनी का चले भी जाए लेकिन सरकार के पास तो किसी हालत में नहीं जाना है। उनसे तो हमको एडवर्टाइजमेंट भी नहीं चाहिए, ठीक है, वो हमारे लिए और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो सरकार के पास तो जितना कम डेटा हो इंडिविजुअल्स का उतना अच्छा है। नहीं, पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं सौरभ कि आप कुछ गलत काम नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे आपको तो मैंने बोला ही जरूरी नहीं, सी सरकार कोई एक बॉडी तो नहीं है ना, वहां इतने लोग हैं, सरकार के अंदर भी तो कोई गलत आदमी हो सकता है जो फायदा उठाए आपके डेटा का कल को, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, इन जनरल अगर आप, जैसा मैंने बोला, गलत काम की बात नहीं है, सरकार आपको मैनिपुलेट, आपका जो प्राइवेसी का जो डेटा वो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होती कि आप गलत काम कर रहे हैं, सिर्फ हर किसी का डेटा यूज करके आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज सब लोगों को समझनी चाहिए। जैसे छोटी सी चीज होती है, अगर मान लो मुझे पता है कि किसी को क्या क्या बीमारियां हैं, तो मैं वो डेटा यूज कर सकता हूं ना उसके खिलाफ। अगर मेरे को मालूम है तो इसलिए हेल्थ डेटा के लिए तो लोग बहुत ज्यादा पर्टिकुलर रहते हैं, डेटा तो बिल्कुल प्राइवेट होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ डेटा को तो आप काफी ज्यादा मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी डेटा भी हमको लगता है कि वो जो थोड़े से टेढ़ी खोपड़ी वाले होते हैं ना, वो डेटा को देख के आपको बताएंगे कि वो आपको कितना मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं डेटा यूज करके। हमको कभी किसी तिकड़मी को लाना चाहिए पुलियाबाजी में, जो कि लोगों को डराए थोड़ा सा, उनके डेटा के लिए क्या कर सकता है। ये होना चाहिए सौरभ। हम लोग किसी को लेकर आते हैं इस पे डिस्कशन के लिए। ठीक है, चलो तो आज हम अपने ये आज बाइटू को जरा हम बाइटू लेवल पे रख के अब लिसनर क्वेश्चंस पे पहुंचे। हाँ, नहीं, उससे पहले आपने माइग्रेट किया क्या व्हाट्सएप से? आपने छोड़ दिया व्हाट्सएप की? नहीं यार, कहाँ हम, मतलब व्हाट्सएप, हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के बिना क्या चाह रहा है। अभी व्हाट्सएप की जगह मेरे पास व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है, सिग्नल भी है। मेरी भी यही हालत है, तीनों चीजों पर है। पर आपने एक कुछ सजेशन दिए थे, जैसे कुछ लोग हैं जो ब्रिजेस बना रहे हैं ना, जिसमें कि आपके पास सिग्नल होगा लेकिन वो इंटरऑपरेबल करने के लिए मार्केटिंग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हमने डिस्कशन किया इंटरऑपरेबिलिटी वाला, तो वो जैसा मैंने बोला आई थिंक अब करना चाहिए। तो ये रेगुलेशन और इनोवेशन का मैंने बोला आपस में जो तकरार है, उसमें शायद हमेशा ये सोचने वाली बात है कि शायद अब सिस्टम मैच्योर अगर हो गया है, अब तो पिछले 10 साल से कोई इनोवेशन दिखा नहीं, राइट, इसमें
तो अब ये कभी कभी सही टाइम होता है जब अब रेगुलेशन आकर के प्लेयर्स आपस में ही बोल सकते हैं कि हम इंटरऑपरेबिलिटी ले आएंगे, जैसा फेसबुक कर रहा है अपने इकोसिस्टम में, वो ट्राई कर रहा है, गूगल ट्राई कर रहा है एक आरसीएस नाम का प्रोटोकॉल सारे एंड्रॉयड सिस्टम्स में, जैसे आईफोन में आई मैसेज है, वो ट्राई कर रहा है कि अगर वो आरसीएस सिस्टम हो तो एंड्रॉयड फोन पे जितने भी मैसेंजर हैं वो आरसीएस प्रोटोकॉल यूज करके आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोग ट्राई कर रहे हैं अलग अलग चीजें, और शायद ये सही टाइम है ट्राई करने का। उसके बाद फिर कोई आदमी लेकिन निकलेगा, शायद अगर कोई 10 साल बाद एक और मैसेजिंग का इनोवेशन होता है, वहां पे कोई फिर से प्रोटोकॉल ब्रेक करके कुछ बनाएगा, तो ये गाड़ी और सिलसिला चलता रहता है। पर मुझे लगता है ये सही टाइम है इंटरऑपरेबिलिटी का सोचने के लिए, और ये 4-4 5-5 मैसेंजर रखने की जगह आप बोले यार मेरे पास एक ही है, तुमको जो यूज करना है वो तुम यूज करो, मुझे जो यूज करना है वो मैं यूज करूंगा। नहीं, और जैसे जितने लोग इतने अलग अलग इकोसिस्टम में बट जाएंगे तो एक इंसेंटिव हो जाएगा इनोवेटर्स को कि वो ब्रिजिंग वाले कंपनीज बनाए या प्रोडक्ट। लेकिन वो बड़ा मुश्किल है प्रणय, भी इनमें से जो है ना, जो ये बड़े बड़े लोग हैं वो कभी छोटी स्टार्टअप के साथ में कोऑपरेट नहीं करते। तो कोई भी अगर नई स्टार्टअप या कुछ बनाएगी इस टाइप का ब्रिज का सिस्टम, तो वो फेसबुक बोलेगा मैं तुमसे क्यों बात करूं, गूगल बोलेगा मैं तुमसे क्यों बात करूं। तो या तो एक तरीका ये है कि गूगल और फेसबुक आपस में किसी समझौते पे आ जाएं, किसी वजह से, चांस कम है लेकिन ऐसा हो सकता है कि गूगल, फेसबुक, एप्पल, तीन ही बड़े प्लेयर हैं इस फील्ड में, और सिग्नल शायद अगर वो भी आ जाए तो, राइट। तो अगर इस टाइप के कोई बड़े प्लेयर आ जाए तो एक ये तरीका होता है। दूसरा है कि कोई बड़ी सरकार आके बोले भाई करना ही है तुमको। उसके अलावा मुझे करंटली मेरे को और कोई चारा तो नहीं दिखता। ठीक है। और वैसे इससे बहुत और जुड़े हुए सवाल है, जैसे बिग टेक पर ही एक एपिसोड होना चाहिए, हम लोग किसी और एक्सपर्ट को भी लेकर आएंगे क्योंकि इस पर भी बहुत सारी चर्चा का विषय है और अलग अलग मार्केट फेलियर हैं, अलग अलग सुझाव हैं सरकार की तरफ से, तो उसके ऊपर चर्चा और किसी दिन करेंगे। अब आ जाते हैं ऑडियंस सवाल पर। 2 लिसनर सवाल देते हैं सौरभ। तो एक सवाल था, कृष्णा ने भेजा है हमें ईमेल पर, और वो ये पूछना चाहते थे कि क्या हमारे जनरल पब्लिक पॉलिसी में डिजाइन विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है, अगर हाँ तो इसके कुछ उदाहरण आप दे पाएंगे तो खुशी होगी, और अगर ना तो क्यों नहीं। तो वो कह रहे थे जैसे सिस्टम थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, ये सब चीजों को पॉलिसी में इसका प्रयोग होता है या नहीं। इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे सौरभ? हाँ, मेरे हिसाब से ऑब्वियसली ये तो काफी हॉट टॉपिक है। मेरे ख्याल से हम तक्षशिला में काफी एग्जांपल्स देते हुए, मुझे याद है राइट, इंडिया में भी एक टीम थी जो कि छोटी छोटी चीजें की लाइनें कहाँ कैसे खींचनी है क्रॉसिंग के सामने, और उससे पब्लिक का कैसे बिहेवियर चेंज होता है, एक्सीडेंट कम हो गया था, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन इस तरीके ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन काफी लोग करते हैं, नहीं? हाँ, तो मतलब ये थोड़ा ज्वलंत विषय पूरे विश्व में, और जैसे एक नज यूनिट है यूके में, डेनमार्क काफी कुछ कर रहा है इसके ऊपर कि कैसे बिहेवियर को लेकर पॉलिसी डिजाइन की जाए। लेकिन मैं कुछ उदाहरण दूंगा, जैसे डिजाइन थिंकिंग में कुछ स्टेप्स होता है ना, एम्पथाइज, आइडिएट, फिर डिजाइन, फिर टेस्ट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट, ऐसे कुछ स्टेप्स रहते हैं, नॉन लीनियर प्रोसेस रहता है। तो आप देखेंगे जैसे पायलट जो करते हैं हमारे पॉलिसी में, वो उसी का उदाहरण है ना। जैसे एलपीजी वाली जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम थी, वो पहले एक डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट में ही हुई थी, हमारे मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में भी हुई थी। तो वो एक उदाहरण है जहां पर उन्होंने प्रोटोटाइप किया, टेस्ट किया, पायलट स्कीम, और फिर वो उन लोगों ने होपफुली सीखा होगा कुछ और फिर चेंजेस इंप्लीमेंट किया। तो ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसमें काफी कुछ इंप्लीमेंट हुआ था। एक बहुत फेमस फिलोसोफर है क्रिस्टीना बिकियरी, उनकी काफी एक किताब है सोशल नॉर्म्स के ऊपर। तो उन्होंने फाइंड किया था कि जो ट्रेंड सेटर्स हैं किसी भी कम्युनिटी में, अगर उन लोगों का बिहेवियर चेंज करे तो पूरी कम्युनिटी में लोग बदल जाते हैं और नए बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। तो उन्होंने ये फाइंड किया था, और इसका प्रयोग स्वच्छ भारत अभियान में भी हुआ है। तो इसके ऊपर कई सारे पेपर्स भी हैं, हम लोग शेयर करेंगे लिंक में। तो ये दूसरा उदाहरण है जहां पर मुझे लगता है डिजाइन थिंकिंग का प्रयोग हुआ है।
लेकिन ओवरऑल हम लोग देखिए जो सिस्टम्स थिंकिंग होती है जैसे रीइंफोर्सिंग लूप की, हम लोग देखते हैं किसी भी पॉलिसी का काफी अनइंटेंडेड रिजल्ट भी होते हैं। तो उसका तो हम लोग को पता पड़ रहा है कि सिस्टम थिंकिंग लोग नहीं प्रयोग कर रहे हैं हमारी कई पॉलिसीज में। तो मुझे लगता है बहुत रास्ता तय करना है इस क्षेत्र में, लेकिन ये जागरूकता तो है कि डिजाइन थिंकिंग लानी है, लोगों के साथ एम्पथाइज करना है। और आप तो जैसे सौरभ कहते रहते हैं कि कई सारी पॉलिसी स्टार्टअप्स और स्टार्टअप फाउंडर्स और छोटे बिजनेसेस से तो कभी भी एम्पथाइज नहीं करती। तो बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग काफी दूर हैं उसमें, लेकिन शायद ये जागरूकता बढ़ रही है और पूरे विश्व में लोग अब ये सोच रहे हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए तो अब काफी जो एक ड्राफ्ट पॉलिसीज रिलीज होती हैं अभी, वो भी एक ही है कि फीडबैक लेना है लोगों का और फीडबैक के बाद पॉलिसी में बदलाव लाना है। तो वो भी एक डिजाइन थिंकिंग का ही माध्यम है जो शायद और अब पॉपुलर होता जा रहा है। बिल्कुल, और शायद कहीं कहीं पे सरकार करती है, कहीं पे अब जैसे प्राइवेसी और डेटा को लेकर के तो कितना कंसल्टेशन हुआ, हम लोग भी इनपुट्स देते हैं, सब होते हैं, हाँ। पर मुझे तो नहीं दिखता कि फार्म बिल को लेकर के ऐसा कोई कंसल्टेशन वगैरह हुआ जहां पर फार्मर से टेक्नोलॉजी लोगों ने डेटा प्राइवेसी में सरकार बहुत सुन सुन के काम कर रही है बाय द वे, है ना। उसमें मेरे को कोई एटलीस्ट उनसे ये कोई शिकायत नहीं है। फाइनली जो निकलेगी पॉलिसी उससे शिकायत हो सकती है, लेकिन उनकी सुनवाई से तो कोई शिकायत नहीं। हाँ, तो ऐसा क्यों सौरभ, ऐसा थोड़ा डिविएशन है, पर आपको क्या लगता है कि प्राइवेसी वाले इशू में सरकार इस तरीके का बर्ताव क्यों करेगी और दूसरी जगह पर और एकदम विपरीत बर्ताव? मेरे को कहीं पे लगता है कि एक कुछ चीजें शायद ऐसे एलीट इशू हो जाती हैं कि ये हम जैसे कुछ लोग ज्यादा बहुत इनके बारे में चिंता करते हैं वगैरह, और हम तो सड़क पे जाके मोर्चा वोर्चा भी नहीं करेंगे, हम क्या ईमेल लिखेंगे, ट्विटर पे गाली देंगे, इससे ज्यादा हम लोगों ने क्या करना है। तो ये मुझे लगता है थोड़ी लो स्टेक जिसको बोलते हैं ना पॉलिसीज हैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें सरकार को लगता है कि ये हमको टेक्निकली अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, कि उनको लगता है ये नई चीज है, एक तो एग्जिस्टिंग भी नहीं है, तो एक नई चीज उनको भी पता नहीं है, उनको भी काफी कॉन्फिडेंस, मैं देखता हूँ कि उनमें भी जेन्युइन इच्छा दिखता है ब्यूरोक्रेट्स वगैरह में कि यार ये हमको भी पता नहीं है, हमको भी बताओ कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। ये फार्मिंग वगैरह तो सबको लगता है मुझे भी पता है क्या करना है, सभी को पता है हिंदुस्तान में कि क्या करना है इसमें, है सरकार में तो सभी को पता ही है, और पुराना इशू है, हमको तो 20 साल से पॉलिटिकल विल की कमी थी, चलो साइन किया खत्म, ठीक है हो गया। तो कहीं कहीं पे मुझे लगता है ये पुराना वर्सेस नए इशू की एक बात है। पुराने इश्यूज में मुझे लगता है थोड़ा अलग तरीके का बर्ताव रहता है, जहां पॉलिटिशियंस को लगता है हमें पता है क्या करना चाहिए, हमको पूछने की जरूरत नहीं है, और शायद उनको लगता है कि जिन लोगों से हम पूछ रहे हैं ये पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, इनसे हम क्या डिस्कशन करने लें। जबकि ये टेक्नोलॉजी वाली चीजें नहीं है, उनको भी खुद को कम कॉन्फिडेंस है, थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, थोड़ा डायनेमिक्स जरा थोड़ा, मुझे सिर्फ पढ़े लिखे नहीं बोला चाहिए, किस एक पढ़े लिखे है, थोड़े ये टेक्निकल टाइप के लोग जो है, क्योंकि फार्मर्स भी बहुत सारे पढ़े लिखे हैं ही, लेकिन उनके साथ में आप क्या कहते हैं नीति आयोग के अंदर में एयर कंडीशन रूम में बैठ करके सेमिनार नहीं करते हैं ना, ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए पर नहीं करते, है ना। उनके साथ में आदत नहीं है कि भाई आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेकर आ जाइएगा, एक थोड़ा एक अलग सा वर्क कल्चर है इस टाइप के कंसल्टेशन का। तो मुझे लगता है इनफैक्ट, और डिजाइन थिंकिंग क्या कहती है कि आपको अपना तरीका बदलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका ये वाला ऑडियंस टाइप वाला नहीं है, तो आप उस तरह से उनसे बात कीजिए ना, आप गांव में जाकर उनसे बात कीजिए। अगर वो लोग कंफर्टेबल नहीं आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए, आपको यूजर के हिसाब से सोचना है कि आपकी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए ना। भले ही पॉलिसी जो बना रहे हैं उससे उनको नुकसान हो रहा हो, लेकिन आप उनका पक्ष समझ के शायद उसको नुकसान को मिनिमाइज कीजिए। जैसे ये वाली पॉलिसी में फार्मर से आप कुछ लेने ही वाले हैं, पर शायद तरीका हो सकता है ना लेने का। अब जैसे एलपीजी पॉलिसी एक अच्छा एग्जांपल है, अगर सीधे सिर्फ सरकार एलपीजी का दाम बढ़ा देती तो नहीं चलता, लेकिन उन्होंने देखा ना कि हम अगर अकाउंट में पैसे देते हैं इस तरह से और दाम बढ़ाते हैं तो लोगों में एक्सेप्टेंस आएगा। थोड़ा टेस्ट किया 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, जैसा तुमने बोला, वैसे ही फार्म पॉलिसी भी आप एक स्टेट में टेस्ट करके कर सकते थे ना, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, है ना, सीख सकते हैं कि आप एक छोटे स्टेट में करके देख लीजिए, जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी अगर आपकी है तो आप ट्राई कर लेते ना, वहां पे बिहार में ट्राई कर लेते, गुजरात में ट्राई कर लेते, 2 साल चला लेते,
जो सीख मिलती है उसके बाद आप सब जगह करते हैं। बिल्कुल। तो सारांश में कृष्णा, डिजाइन थिंकिंग का प्रयोग हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और काफी कुछ करने की और जरूरत है। ठीक है, तो और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सौरभ। राघव ने एक सवाल किया था कि विल आर फिस्कल डेफिसिट हर्ट इन द फ्यूचर। तो जैसे हम लोगों की सरकार की आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं, तो ये जो डेफिसिट है आमदनी और खर्च में, ये हमें नुकसान देगा कि नहीं, इसके ऊपर उनका सवाल है। आप कुछ कहेंगे इस पे? हाँ, नहीं, पहले तो आमदनी खर्चे के बीच में जो शायद डेफिसिट है वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, और नहीं फिस्कल नहीं, डेफिसिट, पूरी आमदनी और पूरे खर्चे के बीच में डिफरेंस फिस्कल डेफिसिट फिस्कल होता है। डेफिसिट ही है, जो रेवेन्यू अकाउंट में डिफरेंस होता है उसे रेवेन्यू वो उसे डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ठीक। हमारे यहाँ दोनों डेफिसिट है। हम मतलब इसका मतलब यह है कि दिन दिन के का जो काम है सरकार का, वो चलाने के लिए हमारे पास, हमारी सरकार के पास आमदनी उतनी नहीं है, तो हम लोग दिनों दिन लोगों को सैलरी देने के लिए भी डेफिसिट कर रहे हैं, मतलब बोरो कर रहे हैं, और किसी से बैंकों से या फिर फॉरेन इन्वेस्टरों से पैसा ले ही रहे हैं सरकार। ठीक ठीक, पर जितना मेरे को अभी समझ में आता है, आई मीन खासकर इसमें, खासकर जो करंट सरकार है उसने काफी डेफिसिट को कंट्रोल में ही रखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर बाकी से कंपेयर किया जाए तो हिंदुस्तान का फिस्कल डेफिसिट कोई बहुत खराब है। परसेंटेज मुझे इतने नहीं याद सौरभ, नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल आपको ऐसा नहीं बिल्कुल लगता? सहमत क्या हूं। लगता नहीं है? नहीं नहीं, क्योंकि बोलो। एक तो जो नंबर रहता है फिस्कल डेफिसिट, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 2002-3 में एक एफआरबीएम एक्ट आया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। वो मुझे लगता है भारत की पूरी नीतियों में से एक काफी एनलाइटेंड पॉलिसी आई, क्योंकि सब सरकारों ने ये अग्री किया, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ने, कि हमें डेफिसिट नहीं रखना चाहिए। तो ये कैसे हुआ, ये भी इसके ऊपर शोध होना चाहिए, किताबें लिखी जानी चाहिए इस पे, क्योंकि बहुत सारे लेसन होंगे इसमें। खैर, लेकिन उसमें लोगों ने ये माना कि हमें 3% फिस्कल डेफिसिट की ओर बढ़ना चाहिए, तो ये काफी पॉजिटिव था। लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ होगा आपको लगता है? इससे एक ये हुआ कि लोगों ने काफी जो एक्सपेंसेस थे वो ऑफ बैलेंस, ऑफ बजट हो गए, है ना? तो जैसे रोहित के साथ भी हम लोगों ने एपिसोड किया था कि कैसे पीएसयू को उसका उपयोग हुआ जा रहा है, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बजट के जस्ट पहले सरकार ने बोला पीएसयू को कि ज्यादा डिविडेंड दे दो हमको। तो ऐसे काफी चीजें होती है। और जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसको हम लोग पेमेंट नहीं देते, अगले साल पुश कर देते हैं क्योंकि कैश बजटिंग होती है वगैरह। तो जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर हम देख रहे हैं वो असली नंबर नहीं है, और कितना बड़ा नंबर है वो भी हमें आइडिया नहीं है। काफी लोगों ने रिसर्च किया, वो 3% नहीं 5-6% की ओर है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का। तो मतलब और इस सरकार का भी कोई परफॉर्मेंस इस पर अच्छा नहीं रहा है। ओह अच्छा, सिर्फ इधर से उधर करने में अच्छा रहा है। हाँ, इधर छुपाने में अच्छा रहा है, पर एक्चुअल रियलिटी नहीं है। और इस बार कोविड-19 के बाद तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा ही, और शायद इस टाइम तो जरूरत भी है, क्योंकि हमें इकोनॉमी को वापस किक स्टार्ट करना है, तो वो ठीक है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट के बारे में मैं ये कहूंगा कि कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सिर्फ कितना बड़ा फिस्कल डेफिसिट है वो सिर्फ वहीं पर बात नहीं रुकनी चाहिए। फिस्कल डेफिसिट का प्रयोग किस चीज के लिए हो रहा है वो भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप आप बोरो कर रहे हैं मार्केट से, आपकी आमदनी कम है, लेकिन वो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका आप रोड बना रहे हैं, या आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो 20-30 साल बाद इसका प्रयोग होगा, तो ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देशों हर देशों में फिस्कल डेफिसिट होता ही है, और डेवलपिंग कंट्री के लिए तो होगा ही, क्योंकि हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या वो डेफिसिट का प्रयोग, क्वालिटी क्या है उसकी, वो बहुत जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। पर हमारे यहाँ अभी हम लोग देख रहे हैं कि तो फिस्कल डेफिसिट का एक छोटा सा हिस्सा होता है, हम लोगों ने देखा है रेवेन्यू डेफिसिट। तो हम लोग ये क्या बोरो कर रहे हैं दिनों दिन सरकार चलाने में, लोगों की सैलरी और पेंशन देने में, अगर वो हो रहा है तो बहुत बुरी बात है ना? तो एक तरीके से ये कह रहे हैं हम लोग आगे की पुश्तों से पैसा बोरो कर रहे हैं, और
आज फी आपको आज सैलरी दे रहे हैं, है ना, तो ये चोरी हो गई, चोरी आगे की पुश्तों से चोरी हो गई। इसे इसीलिए कॉन्सेप्ट होता है इंटर जनरेशनल इक्विटी का, है ना, मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे की पुश्तों से चोरी ना करें और बराबरी रखें। वरना तो एक उनके ऊपर हम उधारी छोड़ जाएंगे। हाँ, तो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, डेफिसिट्स ऑफ टुडे आर टैक्सेस ऑफ टुमारो। बिल्कुल, है ना, तो अगर आप आज आपकी आमदनी कम है, मतलब आप कहीं से उधार ले रहे हैं, वो उधार कौन देगा? आगे की जनरेशन देंगे ना। तो या तो आज टैक्स होगा कल का, या इन्फ्लेशन होगी कल की, क्यों आपको नोट छापने पड़ेंगे वरना। हाँ बिल्कुल। और इस देख लीजिए सौरभ, आज के बजट में भी, बजट आने वाला है कुछ ही दिनों में, आप देखेंगे सबसे बड़ा कंपोनेंट सरकार के एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट है। कम से कम हर एक रुपए में से 25 पैसे सरकार इंटरेस्ट दे रही है पिछले लोन्स का। तो वो अगर वो 25, 30, 40, 50 हो जाए तो फिर सरकार तो और चीजें नहीं कर पाएंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिसिट पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक और इसका इफेक्ट होता है क्राउडिंग आउट, मतलब अगर सरकार ही है जो बोरो करने लगे, और बैंक्स तो सरकार को ही देना चाहेगी क्योंकि सरकार एक ऐसी एंटिटी है जो हमेशा रहेगी, तो अगर सरकार बोरो करने लगे तो बैंक्स फिर कॉर्पोरेट्स को लेंडिंग नहीं करती, और कॉर्पोरेट्स नहीं लेंडिंग करी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी बढ़ेगी ही नहीं आगे। तो ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इसे हम लोग कहते हैं क्राउडिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसमें एक ही इसका अंत में इसी तरीके से करूंगा, एक मार्टिन फेल्डस्टीन का बहुत अच्छा लेक्चर है आरबीआई में, लेक्चर्स में मैं लिंक शेयर करेंगे हम, तो उसमें उन्होंने बोला था डेफिसिट मोटापे की तरह है। अच्छा, मतलब कैसे मोटापा होगा, आप देखते हैं आपका वेट बढ़ रहा है लेकिन आपको कोई अर्जेंसी नहीं होती उसे सॉल्व करने की, है ना, पर बाद में आपको कोलेस्ट्रॉल होगा, आपको और प्रॉब्लम होगा, तभी आप रियलाइज करेंगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो उन्होंने कहा कि ये मोटापे की तरह है फिस्कल डेफिसिट, ध्यान रखो अभी, नहीं तो बाद में पछताओगे। अच्छा, हाँ। चलिए, तो ये तो छोटा सवाल था पर गहरा सवाल था। हाँ, गहरा जवाब। ठीक है, बढ़िया। तो सौरभ, ये बाय टू एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। और भी बहुत सारे सवाल है लिसनर्स के, हम लोग धीरे धीरे आगे के बाय टू एपिसोड में इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। बिल्कुल, और श्रोताओं से रिक्वेस्ट है कि नए सवाल भेजते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। और आजकल हम इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे एक्टिव हैं, तो प्लीज दोनों पे हम लोगों हमारे शो पे लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए, जिस तरह से भी हमको रीच करना चाहते हैं कीजिए।